Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय नौसेना की। आपको याद होगा कि 7 मई से लगातार भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में टेरर अटैक को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से भारत की तीनों जो सेनाएं होती हैं उनकी मीटिंग होती है। जो पीएम मोदी हैं उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग रखी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को लगातार इस मुंह की बल खानी पड़ी है और भारत लगातार हमलावर रहा है। इसी कड़ी में बात करेंगे भारतीय नौसेना की और बात ये भी करेंगे कि 1971 में जिस तरह से भारत ने दबाव पाकिस्तान पर डाला था और अरेबियन सी में जो हलचल हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटने टेक दिया था, ठीक कुछ ऐसा ही मंजर 2025 में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उस तहत भी अरेबियन सी में ये माहौल देखने को मिला। और जिस तरह से भारतीय नौसेना एक्टिवेट होती है और अपनी चीजें वहां पर वो रिहर्सल करती है, इसके वीडियो मात्र से पाकिस्तान जो दहल उठता है और वो घुटने टेक देता है और आखिरकार सीज फायर ऐलान होता है। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे भारतीय नौसेना की और भारतीय नौसेना ने ट्वीट करके एक जानकारी दी है, उस पर भी बात करेंगे। और वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय नौसेना ने अपने आईएनएस को तैनात किया था, विक्रांत की बात करें तो, और उसमें क्या कुछ होता है और किस तरह से एक लेमैन के लैंग्वेज में हम समझेंगे कि भारतीय नौसेना क्या करती है और क्या करने वाली थी। और बात उस पर भी करेंगे कि 1971 में क्या थी और अब का समय क्या था। और इस पर भी बात करेंगे कि भारत ने जिस तरह से 36 वॉरशिप्स को वहां पर अरेबियन सी में तैनात कर दिया था, तो इसमें पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए अपने पोर्ट पर कितने वॉरशिप्स को तैनात किया था और उसके पास कितनी है, ये तमाम ऐसी चीजों पर बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो 36 वॉरशिप्स इंक्लूडिंग आईएनएस विक्रांत, 7 डिस्ट्रॉयर्स, 7 फ्रैगेट्स और इसके साथ ही सबमरीन, और ये सारी चीजें कराची के पास में, क्योंकि कराची उनका टारगेट था। कराची से अगर कोई भी हलचल होता तो भारतीय नौसेना यहां से चीजें करती, यानी मिसाइलें दागती। इसमें अब बात करते हैं आखिर आईएनएस है क्या। पहले तो आपको बताते हैं कि आईएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन नेवी शिप्स। आपने बहुत बार सुना होगा आईएनएस विक्रांत का नाम सामने आता है। तो जी हाँ, आईएनएस विक्रांत को वहां पर तैनाती मिली थी। 26 वॉरशिप में आईएनएस विक्रांत भी था, इसके साथ ही 60 डिस्ट्रॉयर थे। अब डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, विक्रांत के बारे में आपको पता होगा क्योंकि वो वॉरशिप है और उसके तहत बड़े बड़े मिसाइलें, ये तमाम चीजें दागी जाती है जिसमें वो वॉरशिप खुद विक्रांत कैरी करता है। अब इसमें बात करते हैं डिस्ट्रॉयर क्या होता है, क्योंकि 7 प्रकार के डिस्ट्रॉयर भी वहां पर तैनाती थी। इसके साथ ही 7 फ्रैगेट्स और सबमरीन के बारे में आपको पता होगा, लेकिन डिस्ट्रॉयर के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है कईयों को ना पता हो। तो डिस्ट्रॉयर वो होता है क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन देता है। अगर वहां से कोई भी एक्शन होता है तो इसका जवाब जो देने में डिस्ट्रॉयर काम आता है। डिस्ट्रॉयर का अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझेंगे तो यानी किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। कराची पोर्ट की बात कर ले, कराची पोर्ट से भी लगातार भारत पर निशाना उसने भी साध रखा होगा। अरेबियन सी में जो हलचल हो रही थी वो भी वहां से देख रहा होगा। तो डिस्ट्रॉयर जो होता है वो एस्कॉर्ट एंड प्रोटेक्ट लार्ज वेसल्स हमारे, क्योंकि आईएनएस विक्रांत की बात कर लूँ या तमाम ऐसे जो चीजें वहां पर रखी गई थी सेफ्टी के लिए, नौसेना की आगे ऑपरेशन में अंजाम देने के लिए जो हमारे वेसल्स या वॉरशिप्स रखे गए थे, तो इसे एक सेफगार्ड देना यानी एक सुरक्षा देना, ये डिस्ट्रॉयर का काम होता है। पहले आपको अगर हमारे बड़े वॉरशिप तक जाना है, जो भी अगर पाकिस्तान वहां से बड़े डिस्ट्रॉयर हमारे वॉरशिप्स को टारगेट अगर करता तो डिस्ट्रॉयर हमारे लिए कवच बन जाता और वो इसी तरह से कवच बनकर उस पर जवाबी कार्रवाई करता, जो डिस्ट्रॉयर का काम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिस्ट्रॉयर में एंटी एयर, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, ये तमाम चीज़ों से वो लैश होता है। और मॉडर्न वॉरफेयर की बात कर ले तो इसमें गाइडेड मिसाइल, गन्स एंड वेपन सिस्टम, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर नेविगेशन की बात कर ले या तमाम ऐसे वेपन्स की बात कर ले तो वो डिस्ट्रॉयर में तमाम ऐसी चीज़ें होती है। जब भी आपको अगर वहाँ से कोई भी हलचल होती, कोई भी एक्शन होता, तो यहाँ से हमारा डिस्ट्रॉयर एक्टिवेट किया जाता और वो किसी भी सूरत में, चाहे एयर की बात कर ले, चाहे सरफेस की बात कर ले, चाहे वो मरीन की बात कर ले, तो तमाम ऐसे तीनों जगहों पर हमारा डिस्ट्रॉयर तैनात था और ये एक्टिविटी, वो हलचल
अरेबियन सी में तैनाती के बाद वो देख रहा था। अब बात करते हैं 7 फ्रिगेट्स की। ये नेवल वॉरशिप होता है, यानी जो पानी में चीज़ें होती है, वेपन्स होती हैं, उसके तहत ये वहाँ पर होता है। और इसके तहत आपको बता दें कि स्मॉलर डिस्ट्रॉयर जो होता है, डिस्ट्रॉयर क्योंकि वो बड़े पैमाने पर होता है, डिस्ट्रॉयर को सुरक्षा कवच होता है वो हमारे बड़े वॉरशिप को बचाने के लिए। उसी कड़ी में फ्रैगेट्स जो है वो डिस्ट्रॉयर से तो छोटा होता है, लेकिन इसका भी काम यही होता है कि एस्कॉर्ट करना, वहां पर निगरानी रखना, इसके साथ ही पेट्रोलिंग हो, कम्बाट ऑपरेशन, यानी अगर नेवी में हलचल हो गई है, नेवी में एक्शन लिया जा रहा है, ये हमारा वॉर फील्ड वहां पर बन चुका है, तो ऐसे में जो 7 हमारे फ्रैगेट्स थे उन्हें एक्टिवेट किया जाता है, जो बाकायदा ये तमाम चीज़ें कम्बाट ऑपरेशन में हमारा मदद करते। ये तमाम चीज़ें नेवी ने हमारी वहां पर तैनाती की थी। इसके साथ ही सबमरीन्स की बात कर ले तो सबमरीन्स आपको पता ही होगा कि सबमरीन जो है वो पानी में भीतर रहते हुए भी वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता है, और अगर उसे वॉरफेयर में उतरना हो तो इस पर भी वो एक्टिवेट हो जाता है। और सबमरीन का ये भी आपको बता दें कि बड़ा रोल ये होता है कि डिटरेंस एक पैदा करना। जिस तरह से नेवी हमारी वहाँ पर अपनी वेपन्स फैला रही थी, वॉरफील्ड को बड़ा कर रही थी कि अगर कुछ भी हलचल होता है कराची पोर्ट पर तो यहाँ से भारतीय नौसेना हमारी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उसी कड़ी में सबमरीन को भी वहाँ पर डिप्लॉयड किया गया था। और सबमरीन जो है एक तरह से आपको बता दें कि जो हमारे अपोनेंट होते हैं, यानी हमारा जिससे जंग छिड़ा हुआ है, उसे जवाब देने के लिए वो बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल निभाता है। और वो इतना इस कदर खौफ पैदा कर देता है कि सामने वाले को लगता है कि किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, और वो पानी के भीतर से भी वहां जाने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से सबमरीन एक वॉर फील्ड में अगर बात कर ले तो बहुत बड़ा किरदार निभाता है। अब टाइप्स की बात कर ले तो बेसिकली 3 टाइप्स की सबमरीन यूज होती है, जो एक पहला है बैलिस्टिक है, दूसरा है अटैक वाला है, तीसरा जो है क्रूज वाला होता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल अगर दागनी हो, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसे अगर दागनी हो तो सबमरीन के थ्रू दागी जा सकती है। इसके साथ ही अदर सब्सटेंसेस एंड अदर सरफेस टू सरफेस अगर कुछ वॉर करना हो तो भी अटैक के रूप में सबमरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही क्रूज के लिए भी सबमरीन का अहम रोल आ जाता है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद से आपको बता दें कि हमारी तीनों सेना, चाहे आर्मी की बात कर ले, चाहे नेवी की बात कर ले, चाहे एयरफोर्स की बात कर ले, इनकी तैनाती मुस्तैदी बहुत अहम रोल निभाई थी। और जिस तरह से आपने देखा था 7 तारीख के बाद से ही जो जंग छिड़ा हुआ था उसमें मुंह की खानी लगातार पाकिस्तान को ही पड़ रही थी। ऐसी सूरत में एक और चीज़ आपको बताते हैं कि अब इसका कंपेयर करते हैं कि अगर भारत के पास जो चीज़ें हैं उसके कंपेयर में पाकिस्तान के पास कितनी थी और 1971 के टाइम क्या स्थिति थी उसकी भी बात करते हैं। अब बता दें कि इस ऑपरेशन में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था, तो हमारा जो INS विक्रांत है उसे फॉरवर्ड डिप्लॉयड कर दिया गया था। यानी अगर कोई भी आपने जंग छेड़ी तो आपको वहां से अगर कराची पोर्ट से कोई भी एक्टिविटी होता तो हमारा विक्रांत जो है यहाँ से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम था, और ये पाकिस्तान को भरपूर पता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आखिरकार आपको बता दें कि नेवेरिया वार्निंग तक इशू करना पड़ा था। ये नेवल स्ट्राइक यानी ये वार्निंग तब इशू की जाती है जब आपको लगता है कि नेवल सिस्टम में कोई हलचल होने वाली है और जो हमारे जंग छिड़े हैं यानी जंगी जहाज जो होती है वो एक्टिवेट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने नेवेरिया तक वार्निंग इशू कर दिया था, जिस तरह से भारत की मुस्तैदी अगर बात करें अरेबियन सी में थी तो उसे देखते हुए पाकिस्तान ने ये चीज़ें कर दी थी। अब बात करते हैं कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, इसमें कैरियर बैटल ग्रुप जो होते हैं उसके तहत 8 से 10 वॉरशिप जो है वहां पर तैनाती की गई थी। INS विक्रांत मौजूद था। कैरियर बैटल ग्रुप के 8 से 10 वॉरशिप वहां पर मौजूद थे। वेस्टर्न कोस्ट पर बता दें कि विक्रांत पहले नंबर फॉरवर्ड बेस्ड पे था। इसके साथ ही 7 डिस्ट्रॉयर थे, 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल थी इंक्लूडिंग INS तुलसी। आखिर अब स्टील्थ मिसाइल क्या होता है? स्टील्थ मिसाइल जो 7 टाइप्स के वहाँ पर गाइडेड मिसाइल वहाँ पर अरेंज किए गए थे, डिप्लॉयड किए गए थे, तो वो बता दें कि किसी भी तरह के डिटेक्शन अगर आपको लगता जो हमारा नेवी बेस्ड था वॉरशिप, वहाँ पर अगर किसी भी तरह के चीज़ें होती, हलचल होती सामने वाले से यानी पाकिस्तान की ओर से, तो हमारा जो 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है उसके तहत रडार, अगर किसी भी तरह का वहाँ से अगर रडार होता, डिटेक्शन होता, तो ये तमाम चीज़ें हमारा मॉनिटर करने के लिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो होती है वो सक्षम होती है। और ये यहाँ तक कि
इसकी अगर उसकी बात करें तो IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर को भी ये कैप्चर कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है। यानी 7 गाइडेड मिसाइल जो सिर्फ ऑब्जर्विंग के तहत आप बोल सकते हो कि वो ऑब्जर्विंग था कि किस तरह से वहाँ पे हलचल हो रही है, कोई रेस पास हो रहा है, कुछ चीज़ें एक्टिविटी हो रही है, कोई डिटेक्शन, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पे टस से मस चीज़ें हो रही थी, तो तमाम ऐसी चीज़ों की अगर हम यहाँ पर देख पा रहे थे तो वो 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल जो वहाँ पर रखे गए थे उसके तहत था। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर जो थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागने के लिए डिस्ट्रॉय का यूज़ होता है। एंटी शिप आपको पहले ही बताया, मिसाइल ब्रह्मोस की तरह भी यूज़ होता है, और तमाम ऐसे सबमरीन्स भी वहाँ पर तैनाती की गई थी। और पाकिस्तान के अगर बात करें तो सक्षमता की बात करें कि हमारे जो डिफेंस में, अगर नेवी की बात कर ले कि हमारे पास कितने वॉरशिप्स हैं और कितनी हमारी वेपन्स है जो सबमरीन में या मरीन में होके वो कार्यरत हो सकती है, वो जवाब दे सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर हम कंपेयर करने जाएंगे भारत और इसकी, तो इसमें भी भारत हमारा जीत जाएगा रेस और पाकिस्तान जो है वो हार जाएगा। अब बात करते हैं दोनों के वॉरशिप्स कितने हैं। भारत के पास आपको बता दें कि 150 से ज़्यादा वॉरशिप्स हैं, जिसमें 36 को वॉरशिप्स को वहाँ पर तैनात किया गया था अरेबियन सी के तहत। अगर कोई भी एक्टिविटी वहाँ से होती है तो वहाँ पर मुस्तैदी हमारे 36 वॉरशिप्स को फील्ड में उतार दिया गया था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान में ऐसा बताया जाता है, जो रिपोर्ट्स अब तक की उसमें ये है कि 30 से भी कम वॉरशिप्स उनके पास है। तो ऐसे में आप देखिए कि आपकी तिगुना से भी ज़्यादा हमारे पास वॉरशिप्स है। पाकिस्तान के पास 30 है तो हमारे पास 150 है। और वो भी रिपोर्ट से भी कहा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ चाइना 2035 तक इनके पास 50 नेवी शिप्स हो सकती हैं। अब ये आने वाले टाइम में बताएगा कि उसमें क्या चीज़ें होती है, बढ़ती है या घटती है, लेकिन अभी तक की अगर बता दें तो 150 भारत के पास है, इसमें से 30 वॉरशिप्स सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो सोचिए अगर भारत ने 36 अपने डिप्लॉयड कर दिए थे, तो यहाँ अगर पाकिस्तान अपना पूरा नेवी भी लगा देता तो भी पाकिस्तान किस सूरत में कहाँ मुंह की खानी पड़ती उसे भरपूर पता था, जिसकी वजह से उसने वहाँ पर नेवल जो रडार होते हैं उससे वहाँ पर वार्निंग अलर्ट कर दिया था नवारिया, और इसके बाद वो हलचल देख रहा था, मॉनिटरिंग कर रहा था कि किसी भी सूरत में चीज़ें ना हो। और इसके साथ ही आपको बता दें, क्योंकि कराची जो पोर्ट है, इंटरनेशनल कार्गो शिप्स भी वहाँ पर आती थी, और उसके साथ वो जो कराची पोर्ट है वहाँ से व्यापार की भी कई ऐसे रास्ते जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से उसने अलर्ट जारी किया और कई लोगों को वहाँ से, मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही थी तो उसे डाइवर्ट किया गया था। अब बात करते हैं INS विक्रांत की, जो 8 से 10 वॉरशिप्स अपने साथ लिया था। इसके साथ ही क्योंकि उसकी डिप्लॉयमेंट फॉरवर्ड बेस पे थी, अरेबियन सी में थी, मार्किंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल टाइम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स। अगर कुछ भी चीज़ें होती तो INS विक्रांत हमारा फ्रंट लीडर होता, वो वहाँ से एक्टिवेट हो जाता। अब बात कर लेते हैं 1971 वॉर की। आपको याद होगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिसमें बांग्लादेश नया देश बन जाता है। अब इसमें बात करेंगे कि उस टाइम में क्या हुआ था, कैसे भारत ने जीत दाखिल की थी, और इसके साथ ही भारत के अरेबियन सी में नौसेना ने कैसे कार्रवाई की थी, जिसके बाद पाकिस्तान घुटने टेक दिया था। तो बता दें कि उस टाइम पे भी वेस्टर्न नेवल कमांड जो है, उन्होंने सीधी तौर पर कराची पोर्ट को ही टारगेट किया था। और इस टाइम भी 2025 की भी बात करें तो कराची पोर्ट हमारे टारगेट पे था। हालांकि नौसेना ने कोई गतिविधि नहीं की थी, उन्होंने रिहर्सल किया था, जिसका वीडियो हमने स्टार्टिंग में बताया था। और 71 की बात कर ले तो वहां पर 3 इलेक्ट्रिक क्लास मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और तैनाती की गई थी। हालांकि जो चीजें थी वो बाद में बदल जाती है, लेकिन उस टाइम पे बता दें कि इंडियन नेवी शिप यानी INS वीर को लगाया गया था। इंडियन नेवी शिप यानी INS निर्घट को लगाया गया था, INS निपट। अब अगर वीर, निर्घट और निपट की बात करें तो अगर वर्ड से आप देख सकते हैं कि वीर यानी विजय होता है, निपट यानी निपटाना होता है, तो इसकी तैनाती फॉरवर्ड बेस पे लगा दी गई थी, जिसके तहत 1971 के वॉर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके साथ ही INS जो थे वो किल्तन थे, कच्छल थे, और टैंकर INS पोषक भी थे। ये 6 ऐसे फॉरवर्ड बेस पे लगाए गए थे, जिसके तहत नौसेना वहां पर ऑपरेशन को अंजाम अगर किसी भी तरह से देना पड़ता तो टारगेट पे कराची पोर्ट था, जिसे ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। हालांकि जब चीज़ें होती है तो वहां पर अलग सामने आता है अलग चीज़ें, जिसके बाद आपने देखा होगा कि 71 में किस तरह से बांग्लादेश एक नया देश बन के आया।
इसके साथ ही आपको बता दें कि उस टाइम पे गुजरात के ओखा के पास भी क्योंकि तैनाती वहां भी कर दी गई थी और फास्ट अटैक वॉरशिप एंटी शिप मिसाइल जो थी उसे भी वहां पर तैनाती कर दी गई थी, जिस टाइम पे आपको 71 की वॉर के बारे में अगर हम बात करें तो। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नौसेना वहां पर कार्यरत थी और क्या क्या डिप्लॉयमेंट था, हमने आपको आगे के वीडियो में भी बताया। लेकिन अब बात करते हैं कि अंडर वाटर जो चीजें हो रही थी, सबमरीन की बात अगर मैं बताऊं तो वो भी वहां पर अंडर वाटर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एडिंग ए पोटेंट स्टिल्थ एलिमेंट्स ऑफ इंडियंस मैरीटाइम पोस्चर, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी वक्त हलचल करता था तो सबमरीन जो हमारी डिप्लॉयड थी वो पानी के भीतर भी थी, यानी पनडुब्बियां जो थी वो पानी के भीतर से भी निगरानी रख रही थी कि किसी भी सूरत में अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाबी कार्रवाई इस कदर होगा कि कराची पोर्ट ही उनका ध्वस्त हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत ने 26 वेसल्स को 36 जो है वहां पर एसेट्स को डिप्लॉयड किया था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास 30 से कम वॉरशिप्स है, तो वो कितनी तैनात कर सकते थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने वहां पर जो डिटरेंस की वजह से उन्होंने अपनी नेवी को एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन के लिए बता दी थी। और यही वजह होती है कि पाकिस्तान ने एक सूरत में कराची में जिस तरह से अपने कराची हार्बर को तैनाती किया था नेवल शिप को, तो वो किसी भी सूरत में अनेबल टू काउंटर और रिस्पॉन्ड ड्यू टू द ओवरवेलमिंग प्रेजेंस एंड रेडीनेस ऑफ इंडियन नेवल फोर्सेस। तो आप सोचिए अगर उनके पास कुल वॉरशिप अगर 30 है और ऐसे में भारत ने 36 खुद अपनी तैनाती कर दी है, तो आप किस सूरत में आप जवाब देते। इसी वजह से पाकिस्तान वहां पर पीछे हट जाता है। और जो कराची पोर्ट की बात करें, कराची हार्बर की, तो वहां पर इंटरनेशनल कॉमर्शियल vessels were also forced to reroute to avoid high risk zone around Karachi due to fear of escalation, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था, जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, इसकी वजह से इंटरनेशनल कॉमर्शियल जो वेसल्स होते हैं उसे भी वहां से रीरूट कर दिया गया था कि आप यहाँ पर ना आए। यानी ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि नौसेना जो है, भारत की नौसेना का डिटरेंस जो है वो पाकिस्तान में साफ तौर पर दिख रहा था कि उसे खिज है और इस तरह से वो लगातार पीछे हट रहा था और जवाब देने में वो सक्षम नहीं था। अब आपको एक ट्वीट पढ़वाते हैं जिसमें इंडियन नेवी ने अपने ट्वीट में ये चीज़ें बताई थी और बताया था कि कैरियर बैटल ग्रुप जो था वो किस तरह से वहाँ पर तैनात था। इन्होंने लिखा था, सरफेस फोर्सेस, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness। यानी अगर कुछ भी कराची पोर्ट से हलचल होती तो भारतीय नौसेना जो थी वो वहां पर तैनात थी, मुस्तैद थी और वो जवाबी कार्रवाई करती। ऐसे में आपको बता दें कि बार बार हम नाम ले रहे हैं कि 30 उनके पास वॉरशिप्स है और भारत ने अकेले ने 36 वहां पर वॉरशिप्स तैनात कर दी थी। तो ऐसे में पाकिस्तान का क्या होता, कराची पोर्ट का क्या होता, ये उनके लिए भारतीय नौसेना ने जो ट्वीट किया है ये देखने वाली बात है। बता दें कि उनका आगे ये भी कहना था कि लगभग जो इनका जॉइंट ऑपरेशन था इसके 96 आवर्स यानी टेररिस्ट अटैक जो किया था और भारत लगातार सिंदूर ऑपरेशन के तहत इसको अंजाम दे रही थी, इन पर जवाबी कार्रवाई कर रही थी, जिसमें इन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे अरेबियन सी की बात कर ले, चाहे क्रू की बात कर ले, आर्मनेंट्स की बात कर ले, इक्विपमेंट्स की बात कर ले, प्लेटफॉर्म रेडीनेस टू डिलीवर वेरियस ऑर्डिनेंस ऑन सिलेक्टेड टारगेट्स प्रिसाइजली। यानी नेवी की जो टारगेट थी वो एकदम क्लियर था, उनके पास जो आदेश थी वो एकदम क्लियर था कि उन्हें क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था। और अगर किसी भी सूरत में पाकिस्तान का कुछ हरकत करता है तो भारतीय नौसेना उसे जवाब देने के लिए वहां पर तैनात थी और वो वेट कर रही थी। आपने देखा होगा कई हमने वीडियो दिखाया जिसमें वो रिहर्सल करते नजर आते हैं, जो मिसाइलें हैं वो वहां पर नौसेना जो है एक्टिविटी करती नजर आती है, लेकिन कोई भी अभी तक यूज नहीं हुआ था। आप सोचिए ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए कितना खौफनाक दृश्य रहा होगा जब भारतीय नौसेना अरेबियन सी में इस तरह की चीजें कर रही थी। भारत माता की